वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। आज हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश एसआई भर्ती से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में। ये जो हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चंस डील करेंगे वो खास तौर से जो मूल विधि पे प्रश्न पूछे गए हैं उनके बारे में, और वो भी मूल विधि में जो हमारा टॉपिक है वो है महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति के सदस्यों आदि को संरक्षण देने संबंधी जो विधिक प्रावधान है उन पे आधारित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा परिचर्चा करेंगे। ये जो एमसीक्यू की सीरीज है आप लोग के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस वजह से आप हमारे पहले क्वेश्चन से लेकर जो अंतिम क्वेश्चन है वहां तक आप बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। हमारे सामने जो पहला प्रश्न है बहुत ही शानदार प्रश्न है, देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन इसका उत्तर बहुत ही आसान है। तो पहले प्रश्न को देखिए, जो रेड कलर में आप लोग देख रहे हैं यह है प्रश्न। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में उल्लेखित अपेक्षित कर्तव्यों की जानबूझकर उपेक्षा करने पर निम्न में से कौन दंड का भागी होगा। तो यह जो प्रश्न है वह एससी एसटी एक्ट 1989 से संबंधित है। ठीक है, तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में उल्लेखित अपेक्षित कर्तव्यों की जानबूझकर उपेक्षा करने पर निम्न में से कौन दंड का भागी होगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर है, देखिए, कोई भी लोक सेवक जो अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है वो जो भी पब्लिक सर्वेंट हैं जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य नहीं है वह इसके दंड के भागी होंगे, उनको जो है सजा मिलेगी। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए। अब बात आती है कि यह जो बात कही गई है वह इस अधिनियम के किस धारा के तहत कही गई है। ठीक है, तो धारा याद रखिएगा, धारा है या सेक्शन है सेक्शन 4। ठीक, तो जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा सेक्शन जो 4 है उसमें बात कहा गया है कि कोई भी लोक सेवक जो अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है वह सजा का पात्र बनेगा। ठीक, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, अगला प्रश्न जो रेड कलर में है वह प्रश्न है, और जो आपको ब्लू कलर में दिखाई पड़ रहा है वो सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के बारे में सही है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो बाल विवाह निषेध अधिनियम है वह 2006 का है। ठीक है, 2006 का है। उसके अनुसार दिए गए ऑप्शन में क्या सही है आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट है पी और क्यू। ठीक है, तो पी और क्यू को देखिए आराम से और आपको बताना है कि इसमें से कौन कौन सा सही है। ठीक है, इस अधिनियम के अनुसार से मतलब जो बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 है उसकी बात की जा रही है। उसके अनुसार करार करने वाले पक्ष की इच्छा पर जो शादी के समय बच्चा था या बच्ची थी। ठीक है, क्योंकि बाल विवाह में देखिए मतलब लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पे लिखा है शादी के समय बच्चा थी या बच्ची थी, प्रत्येक बाल विवाह अयोग्य है। ठीक है, जिला अदालत में वैधता प्राप्त करने के 3 वर्षों के भीतर, यह जो टाइम पीरियड रखा गया है इसको जो है आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, 3 वर्षों के भीतर शादी को रद्द करने के लिए याचिका दाखिल करके ऐसे व्यक्ति द्वारा अमान्यता की एक अज्ञप्ति प्राप्त की जा सकती है। ये हो गया पहला स्टेटमेंट जो कि पी है। क्यू को देखते हैं, एक अज्ञप्ति देने के समय जिला अदालत दोनों पक्षों और उनके माता पिता या अभिभावक को अन्य पार्टी धन, सोना, गहने, उपहार और अन्य मूल्यवान वस्तुओं का लौटाने का आदेश देगा। देखिए, यहाँ पे जो पहला स्टेटमेंट है, ठीक है, जो ऑप्शन जो आपको पी दिखाई पड़ा है यहाँ पे गलत हो गया है। ये जो 3 वर्ष है, 3 वर्ष नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था 2 वर्ष। कितना होना चाहिए था? 2 वर्ष होना चाहिए, 2 ईयर। तो वैधता के, ध्यान दीजिएगा, वैधता प्राप्त करने के 3 वर्षों के भीतर
जो बात कही गई वो गलत है। क्या होना चाहिए था, 2 वर्षों के भीतर शादी को रद्द करने के लिए याचिका दाखिल करके ऐसे व्यक्ति द्वारा अमानता की एक अज्ञाप्ति प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। आप जो पहला स्टेटमेंट है वो सही होता कब, जब यहाँ पे 3 वर्षों की जगह पे 2 वर्ष होता। ठीक है, अब ये जो बात कही गई है वह इस धारा की, मतलब कि जो ये एक्ट है विवाह निषेध अधिनियम 2006, इसमें जो सेक्शन है, ठीक है, इसमें जो सेक्शन है या धारा है वह धारा है 3। ठीक है, 3 का सब क्लास 3। ठीक है, तो 2000 साफ में यहाँ पे लिख देता हूँ, तो 2006 का 3 का सब क्लास 3 है। उसमें ये बात कही गई है कि इसमें जो वर्ष होना चाहिए वो 2 वर्ष होना चाहिए, ना कि 3 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, अब दूसरी बात आती है, जो दूसरा स्टेटमेंट है ये वाला, एक अज्ञाप्ति देने के समय जिला अदालत दोनों पक्षों और उनके माता पिता या अभिभावक को अन्य पार्टी धन सोना गहने उपहार अन्य मूल्यवान वस्तुओं को लौटाने का आदेश देगा। ये स्टेटमेंट सही है। और ये जो बात कही गई है यह इस अधिनियम, इस एक्ट के, ये जो एक्ट 2006 का है बाल विवाह निषेध अधिनियम, इसका जो सेक्शन है, इसका सेक्शन 3 का सब क्लॉज 4। ठीक है, तो जो सब पार्ट 4 है इसके तहत की गई है। ठीक है, या ये कहें धारा 3 का सब सेक्शन 4, ये याद रखिएगा। और जो पहला स्टेटमेंट है जिसमें यहाँ पे 2 वर्ष होगा, वह बात कही गई है बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 का जो ये सेक्शन है 3 का सब क्लास 3 में बात कही गई। ठीक है, यहाँ 3 याद रखिए, लेकिन वर्ष क्या है, 2 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट जो है वो सही हो सकता था, बस यहाँ पे 2 वर्ष होता। ठीक है, अब यहाँ पे जो दूसरा स्टेटमेंट है वो सही है। तो इस प्रकार जो हमारा सही उत्तर होगा केवल क्यू। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है वो सही है, तो यहाँ पे सी जो है सही मानिए। ठीक, अगला प्रश्न, तीसरे नंबर का प्रश्न, स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है। देखिए यहाँ पे जो प्रश्न है वह भी आपके लिए फैक्ट है। कैसे फैक्ट है, कैसे तथ्य है, कैसे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ लिया जाए कि स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम कब का है, तो ये जो वर्ष है 1986 वो आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है इस तरीके से भी जो है वो ध्यान रखना है। तो इसमें जो 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं उसको देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है ऐसी किसी भी छवि, तस्वीर या चित्र का उत्पादन करना या वितरित करना जिसमें किसी भी रूप में महिलाओं का अशिष्ट रूपण शामिल हो अवैध है। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है वो है सही। ठीक है, यहाँ पे इस स्टेटमेंट को मानिए सही। अब जो दूसरा जो पॉइंट है, ठीक है, दूसरा जो पॉइंट है, उपयुक्त किसी भी ऐसी छवि, फोटो आदि का उत्पादन या वितरण गैर कानूनी नहीं है। ठीक है, गैर कानूनी नहीं है यदि उसका प्रकाशन विज्ञान, साहित्य, कला या शिक्षा के हित में है या उसका प्रयोग प्रमाणित रूप से धार्मिक उद्देश्यों के लिए किया गया है। ठीक है, तो देखिए जो दोनों पॉइंट है पी और क्यू, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। अब बात आती है कि ये बात जो है इस अधिनियम के किस सेक्शन या किस धारा के अंतर्गत कहा गया है। तो जो स्टेटमेंट पी है, ठीक है, जो पी है वह धारा, इस एक्ट की धारा 3 के तहत कहा गया है। ठीक है, और जो स्टेटमेंट क्यू है वह जो है इस धारा की जो धारा 4 है उसके तहत गया है। मतलब कि जो धारा 3 और 4 है उसी का स्टेटमेंट जो है हूबहू यहाँ पे रख दिया गया है और उसी के आधार पे जो है आपको सत्य जो स्टेटमेंट है, ट्रुथ जो है क्या है वो आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वो होगा पी और क्यू दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी। दहेज लेना एवं देना किस विधि के अंतर्गत अपराध है। ठीक है, तो डाउरी से प्रश्न है यह। ठीक, दहेज लेना और देना किस विधि के अंतर्गत अपराध माना गया है, तो ये है डाउरी एक्ट 1961, तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। अब जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 है, ठीक, उसकी धारा जो 5 है, ठीक है, जो सेक्शन
जो सेक्शन 5 है वो यह कहता है कि अगर कोई दहेज लेता है या कोई दहेज देता है, वह वह मिनिमम 5 वर्ष के लिए, ठीक है, सजा का पात्र होगा। इसके साथ में 15,000 का जुर्माना होगा। कितना? 15,000 रुपए जो है उसके ऊपर फाइन लगेंगे। ठीक है, ये दोनों चीजें। इसके साथ जो गिफ्ट या उपहार, जैसे गिफ्ट और उपहार है, ठीक, अगर वह सूचीबद्ध नहीं है, ध्यान रखिएगा, अगर वह लिस्टेड नहीं है, मतलब कि किसने कौन सा गिफ्ट दिया है उसकी लिस्ट नहीं है, तो वो भी जो है दहेज के अंतर्गत माना जाएगा। तो अगर जो लिस्टेड गिफ्ट नहीं है उसका अमाउंट 15,000 से ज्यादा है, ध्यान दीजिएगा, 15,000 से ज्यादा है, तो वह वैल्यू जो है वह सजा के रूप में निर्धारित की जाएगी। मतलब कि जैसे मान लें कि आपको गिफ्ट के रूप में जो है 35,000 का गिफ्ट प्राप्त हुआ है, जिसको आपने जो है लिस्टेड नहीं किया है, सूचीबद्ध नहीं किया है, तो इस एक्ट के तहत जो सेक्शन 5 है, धारा 5 है, वह यह कहती है कि जो लिस्टेड नहीं है गिफ्ट वो भी जो है दहेज के अंतर्गत आएगा। और अगर उसका मूल्य 15,000 से ज्यादा है, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया कि अगर वो गिफ्ट 35,000 का है, तो जो अमाउंट रखी जाएगी सजा के रूप में वो 35,000, मतलब कि 35,000 रखी जाएगी। ठीक है, तो 5 साल की सजा और जो 15,000 मिनिमम है वो तो होगा ही। अगर जो आपको गिफ्ट मिला है दहेज में अगर लिस्टेड नहीं है तो वो अमाउंट आपको फाइन के रूप में भरना होगा। तो यह बात कही गई है किसमें? धारा 5, ठीक, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के तहत। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 का विस्तार किस क्षेत्र में है? ठीक है, तो देखिए आज की डेट से मतलब है कि 2025 का वर्ष चल रहा है। तो आज की डेट में जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है 2005 का, आज की डेट में पूरे भारत पे लागू है। ठीक है, संपूर्ण भारत पे लागू है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए। अब बात आती है कि ये अभी ऐसी बात क्यों कही जा रही है? तो देखिए, जब जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी नहीं बना था, ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि JNK जो है, ठीक, जम्मू एंड कश्मीर यूटी बनता है, यूनियन टेरिटरी बनता है। कब? 31 अक्टूबर 2019 को। ठीक है, 31 अक्टूबर 2019 को। और एक चीज ये ध्यान रखिए, ये जो एक्ट है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये एक्ट 26 अक्टूबर 2006 को लागू होता है। ठीक है, तो 26 अक्टूबर 2006 को यह एक्ट जो है, यह अधिनियम लागू होता है। लेकिन जब यह लागू होता है उस समय जम्मू एंड कश्मीर पे वो लागू नहीं होता है। तो संपूर्ण भारत पे तो लागू होता है, लेकिन उस समय जो जम्मू एंड कश्मीर है राज्य, वहां पे यह एक्ट, यह अधिनियम लागू नहीं होता है। यह लागू कब होता है? जब JNK मतलब कि जम्मू एंड कश्मीर दो भागों में बट जाता है, एक लद्दाख और एक जम्मू एंड कश्मीर। तो दो भागों में जब यह स्टेट बचता है तो दो यूनियन टेरिटरी बनते हैं, एक है जम्मू कश्मीर और एक है लद्दाख। तो यह डेट होती है 31 अक्टूबर 2019। तो 31 अक्टूबर 2019 के बाद से यह जो एक्ट है यह पूरे भारत में लागू है। आज जो है जम्मू कश्मीर में भी जो है यह डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 आपको लागू हुआ मिलेगा। तो कुल मिला के आज की डेट में जो है संपूर्ण भारत पे जो है ये लागू है। ठीक है, अगला प्रश्न, दो व्यक्तियों के बीच अपनी मर्जी से दहेज के लेन देन के लिए किए गए करार की वैधानिक स्थिति क्या होगी? ठीक है, तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 5 के आलोक में शून्य होगी। ठीक है, तो देखिए, अगर अपनी मर्जी से दहेज लेने देने की स्थिति है, ठीक है, तो इसका जो वैधानिक स्थिति यह है कि जो 1961 का डॉवरी एक्ट है वह इसको शून्य मानता है। ठीक है, अब जो इसका जो सेक्शन 6 है, यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन नंबर सी दिए गए, तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 6 के आलोक में शून्य, यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे यह बात नहीं कही गई है। ठीक, यह जो है धारा 5 के अंतर्गत जो है वह शून्य घोषित किया जाएगा। धारा 6 में कौन सी बात कही गई? धारा 6 में बात यह कही गई है कि दहेज की जो संपत्ति दी गई है वह महिला के नाम होगी।
महिला की पूरी अथॉरिटी होगी उस दहेज की संपत्ति पे, और महिला का जो वारिस होगा, ठीक है, जो महिला का जो वारिस होगा वह इसका लाभ उठाएंगे। तो धारा 6 यह कहता है, ठीक है। तो फिर से एक बार सुन लीजिए, जो जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 है, उसकी धारा 6 यह कहती है कि जिस महिला को दहेज मिला है, या जो महिला है जिसके लिए दहेज दिया गया है, वह दहेज की जो पूरी संपत्ति है वह महिला के नाम होगी, उसका पूरा लाभ जो है महिला को मिलेगा, या उसके जो वारिस होंगे उनको उसका लाभ प्राप्त होगा। तो ये बात कही गई धारा 6 में। और धारा 5 में क्या बात कही गई है, ये पूछा गया है क्या, दो व्यक्तियों के बीच अपनी मर्जी से दहेज के लिए लेन देन के लिए किए गए करार की वैधानिक स्थिति क्या होगी। तो इसमें जो धारा 5 है उसके आलोक में यह शून्य होगा, ठीक है। तो यहां पे सही उत्तर हो गया ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित अधिनियमों को सबसे पहले पारित होने से लेकर सबसे बाद में पारित होने वाले कालक्रम के अनुसार लगाइए, ठीक है। तो आपको बताना है कि कौन सा अधिनियम पहले आया, फिर उसके बाद कौन आया, फिर उसके बाद कौन आया। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, इसके लिए आपको पता होना चाहिए इनकी डेट, ठीक है। तो जो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम है इसको देखते हैं, यह कब का है। तो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम है 1993 का, इसके आगे लिख देते हैं 1993। सूचना का अधिकार अधिनियम कब का है, ये है 2005 का, ये हो गया 2005। दहेज प्रतिषेध अधिनियम अभी हम लोगों ने देखा 1961 का है, ठीक है। तो जैसे मैंने अभी पहले प्रश्न में बताया था आप लोगों को कि जो क्वेश्चंस में एक्ट का वर्ष जो लिखा है, जो ईयर लिखा है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्ट उस एक्ट का नाम पूछा जाएगा और यह पूछा जाएगा कि यह एक्ट कब का है, ठीक है। तो उसी तरीके से यहां पे देखिए दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 का है। बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, ये अधिनियम है 2009 का, ठीक है, 2009 का। तब हम इसको जो है अरेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले कौन सा आएगा, सबसे पहले आएगा ऑप्शन सी, क्योंकि 1961 में आ जाता है दहेज प्रतिषेध अधिनियम। उसके बाद आएगा मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, तो सी के बाद ए लिखिए, ए हो गया। उसके बाद आएगा 2005 का राइट टू इंफॉर्मेशन सूचना अधिकार अधिनियम आरटीआई 2005 का है, तो इसके आगे लिखिए बी। अब बी के बाद क्या बचा, डी, बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का है। सी ए बी डी, यहां पे जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष तथा प्रत्येक सदस्य का अधिकतम कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो इनका अधिकतम कार्यकाल जो होता है वो 3 वर्षों का होता है, ठीक है। अब देखिए, यह जो राष्ट्रीय महिला आयोग को जो गठित किया जाता है वह एक एक्ट के तहत किया जाता है, ठीक है। तो नेशनल ह्यूमन कमीशन से संबंधित एक एक्ट आता है, ठीक है, वह अधिनियम आता है 1990 में, ठीक है। तो इस एक्ट के तहत 1992 में नेशनल कमीशन फॉर वीमेन, ठीक है, एनसीडब्ल्यू, नेशनल कमीशन फॉर वीमेन, मतलब कि राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया जाता है, ठीक है। तो इसकी स्थापना जो है जनवरी 1992 में की जाती है। और यह एक्ट कब का है, यह 1990 का है। तो एक चीज और यह ध्यान रखिएगा, यह एक वैधानिक संस्था है। कैसी संस्था है, वैधानिक। तो एक चीज आपको याद रखना है, जो संस्थाएं हैं, ठीक है, वो कार्यकारी संस्था हो सकती है, वैधानिक संस्था हो सकती है और संवैधानिक संस्था हो सकती है, ठीक है। तो जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें, ठीक, चुनाव आयोग की बात किया जाए, तो वह एक संवैधानिक संस्था है जिसकी बात आर्टिकल 324 में किया गया है, ठीक है। उसी तरीके से जो फाइनेंस कमीशन है, यूनियन फाइनेंस कमीशन है, उसकी बात 280 आर्टिकल 280 के तहत किया गया है। ये सब संवैधानिक संस्थाएं हैं जिनका उल्लेख संविधान में है, ठीक है। तो वैधानिक संस्थाएं कौन सी होती हैं, जो पार्लियामेंट के एक्ट, जो संसद में कानून के द्वारा जो आयोग गठित किए जाते हैं, वह जो है वैधानिक संस्थाएं कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट,
देखिए ये आ गया 1992 में स्थापित महिलाओं के हितों की सुरक्षा और प्रचार के जनादेश के साथ एक सांविधिक, देखिए सांविधिक बोला गया है, सांविधिक मतलब वैधानिक, जो कि पार्लियामेंट के एक एक्ट से बना है, ठीक है। सांविधिक सांविधिक निकाय और भारत का शीर्ष राष्ट्रीय स्तर का संगठन कौन सा है, ठीक है। तो यह है महिलाओं के लिए राष्ट्रीय आयोग, या ये कहा जाए नेशनल कमीशन फॉर वीमेन, ठीक है, NCW। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की बात की गई है, ठीक है। और यह एक संवैधानिक संस्था है। वह किसके लिए स्थापित किया गया है, तो 1992 में इसकी स्थापना की जाती है महिलाओं के हितों की सुरक्षा और प्रचार के जनादेश के साथ, ठीक है। अगला प्रश्न, 1993 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय, ठीक है, ऑटोनॉमस बॉडी की स्थापना हुई। इसका लक्ष्य ऐसी गतिविधियों का कार्यभार बनाना है जिनके माध्यम से सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन एवं विकास हेतु महिलाओं को ऋण उपलब्ध कराया जा सके। यह संस्था कौन सी है, ठीक है। सिंपल सी बात है, जो इकोनॉमिक सपोर्ट है देने वाली जो संस्था है उसकी बात की जा रही है महिलाओं के लिए। तो यह है राष्ट्रीय महिला कोष, ठीक है। क्या, राष्ट्रीय महिला कोष। तो 1993 में जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है, ठीक है, उसके तहत ध्यान रखिएगा, मंत्रालय का मिनिस्ट्री का नाम, मिनिस्ट्री क्या है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। उसके तहत जो है राष्ट्रीय महिला कोष की व्यवस्था की गई, ठीक है। किसकी, राष्ट्रीय महिला कोष की व्यवस्था की गई। इसका काम क्या होगा, तो इसका लक्ष्य ऐसी गतिविधियों का कार्यभार बनाना है जिनके माध्यम से सोशियो और इकोनॉमिक, ठीक है, ये जो दो टर्म है याद रखना है, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन एवं विकास हेतु महिलाओं को क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड कराया जाए, ठीक, उनको जो है ऋण उपलब्ध कराया जाए। तो यहां पे जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, शिक्षा के अधिकार, राइट टू एजुकेशन अधिनियम के अंतर्गत केंद्र और राज्यों के बीच आर्थिक भार किस अनुपात में बांटने पर सहमति बनी है, ठीक है। यहाँ पे केंद्र और राज्यों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वह 65:35 किया गया है, ठीक है। तो सेंटर का कितना होगा, 65 होगा, और जो राज्य होंगे, जो स्टेट होंगे, उनका 35% शेयर होगा, ठीक है। तो जो राइट टू एजुकेशन है, जो RTE एक्ट है, वो 2009 का है, और यह एक्ट लागू होता है 1 अप्रैल, ध्यान दीजिएगा, 1 अप्रैल 2010 को। इसमें राज्यों के बीच जो आर्थिक भार, स्टेट मतलब केंद्र और राज्यों के बीच जो आर्थिक भार है उसका जो बंटवारा किया गया है वह 65:35 के अनुपात में किया गया, ठीक है। तो मतलब जैसे मान लिया कि 100 रुपये अगर खर्चा होता है, ठीक है, 100 रुपये खर्चा होता है, ठीक, तो इसमें 65 रुपये जो है वह केंद्र भार वहन करेगी और 35 रुपये जो है राज्य जो है वहन करेगा। तो यह रेशियो जो है याद रखिएगा 65:35। तो जो RTE एक्ट है, शिक्षा का अधिकार जो अधिनियम है, ध्यान रखिएगा, यह अधिनियम जो है एक्ट है 2009 का, ठीक है। और यह एक्ट जो लागू होता है, लागू जो होता है वह होता है 1 अप्रैल 2010 को। नेक्स्ट, समेकित बाल विकास सेवा ICDS के कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के लिए शीर्ष संस्था कौन सी है। यह संस्था बाल अधिकार और महिलाओं की तस्करी की रोकथाम पर प्रशिक्षण देने के लिए सार्क देशों, ठीक है, सार्क देशों के प्रमुख संस्था भी है। तो उस संस्था का नाम बताना है, ठीक है। तो ये है यस, राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान, ठीक है। तो ये जो है जो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस है, समेकित बाल विकास सेवा है, उसके कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के लिए शीर्ष संस्था है। कौन सी, राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्था, ठीक है। और यह एक जो हमारा एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है सार्क, उसको भी ये सर्विस देता है, ठीक है। तो रीजनल जो ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है, सार्क। तो यह संस्था बाल अधिकार और महिलाओं की तस्करी की रोकथाम पर प्रशिक्षण देने के लिए सार्क देशों, ठीक,
यह एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, सार्क देशों की प्रमुख संस्था भी है। कौन सी? राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान। तो अपने देश में प्रशिक्षण तो देता ही है, जो सार्क मेंबर हैं, ठीक, सार्क मेंबर मतलब जो सार्क में जो देश हैं, ठीक, उनके लिए भी जो जो बाल अधिकार और महिलाओं की जो तस्करी को रोकथाम के लिए भी प्रशिक्षण देने का काम करता है राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्था। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखिए, अब ये जो सार्क है, इसमें जो मैं मेंबर की मैं बात करूंगा, इसमें जो टोटल सदस्य देश हैं वो है 8। ठीक है, 8 में एक अपना देश हो गया इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है, नेपाल, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, मालदीव 7, श्रीलंका 8वां भूटान। ठीक है, तो ये जो 8 देश हैं, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका और भूटान, ये जो 8 सार्क के देश हैं, ठीक है, जिसमें अपना देश भारत भी है, उसको भी राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास जो संस्थान है वह प्रशिक्षण देने का काम करता है। किस संदर्भ में? बाल अधिकार और महिलाओं की तस्करी की रोकथाम के संदर्भ में। तो यह जो है काफी इंपॉर्टेंट संस्थान है, और ये जो सार्क मेंबर है इनका भी नाम याद रखिएगा। अगला प्रश्न, भारत सरकार की वह कौन सी योजना है जिसका उद्देश्य ऐसे बच्चों का संरक्षण करना है जिन्हें देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता है? इसमें ऐसे किशोर भी शामिल हैं जो कानून का उल्लंघन करते हैं तथा वे बच्चे जो कठिन परिस्थितियों में रहते हैं। इसके लिए जो है ये है किशोर न्याय बाल संरक्षण एवं देखरेख योजना। ठीक है, तो इसकी जो है व्यवस्था की गई है, जो स्पेशली जो है जिनका काम है बच्चों का जो है संरक्षण करना, उनकी देखभाल और उनकी सुरक्षा करना। ठीक है, तो इसके लिए किशोर न्याय बाल संरक्षण एवं देखरेख योजना को जो है वो प्रारंभ किया गया है। ये 2000 की ये संस्था है। ठीक है, यस, किशोर न्याय अधिनियम 2000 के अनुसार जिन बच्चों पर अपराध करने का आरोप है उन्हें किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो देखिए, जिन बच्चों पे अपराध करने का आरोप है उनको आप अपचारित किशोर भी नहीं बोल सकते, संरक्षण की आवश्यकता वाला एक किशोर भी नहीं बोल सकते, उनको क्या बोलेंगे? विधि संघर्षित किशोर बोलेंगे। ऑप्शन सी, बाल अपराधी भी नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो उनको विधि का उल्लंघन करने वाला, ठीक है, या विधि संघर्षित किशोर बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? विधि संघर्षित किशोर, या कानून का या विधि का उल्लंघन करने वाला बोला जाएगा, ना कि अपराधी। तो ये चीज याद रखिएगा। ठीक, लिख देता हूं, विधि का उल्लंघन करने वाला। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, या जो ऑप्शन सी है वो बोलिए। नेक्स्ट, जो 15 नंबर क्वेश्चन है उसको देखते हैं। किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम, ये 2000 का है, यह एक्ट 2000 का है, ध्यान रखिएगा। क्या? किशोर न्याय बालकों का देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2000 के अंतर्गत देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले किसी बालक को बाल कल्याण समिति के समक्ष कौन प्रस्तुत करेगा? देखिए, किसके सामने प्रस्तुत करने की बात की जा रही है ऐसे बच्चों को? तो जो बाल कल्याण समिति है उसके समक्ष। तो यह एक्ट क्या कहता है इस संदर्भ में? तो यह एक्ट यह कहता है कि कोई भी पुलिस अधिकारी जो है वह बाल कल्याण समिति के सामने प्रस्तुत कर सकता है। कोई भी लोक सेवक, ठीक है, कोई भी लोक सेवक बाल कल्याण समिति के सामने ऐसे बालकों को प्रस्तुत कर सकता है। तो ए और बी दोनों सही है। कोई सामाजिक कार्यकर्ता या संवेदनशील नागरिक, हम आप जैसे ऐसे बालक अगर दिख जाते हैं
तो उनको भी आप बाल कल्याण समिति को सौंप सकते हैं, जिनको देख रेख या संरक्षण की जरूरत है। यह बात किसमें कही जा रही है? यह बात कही जा रही है इस एक्ट में। कौन से एक्ट में? किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2000। तो इसमें ये तीनों के तीनों, कोई पुलिस अधिकारी हो, कोई लोक सेवक हो, कोई सामाजिक कार्यकर्ता हो, या हम आप जैसे जो सेंसिटिव सिटीजन हो, वो भी ऐसे बालकों को बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो हमारा सही उत्तर होगा वह होगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट उत्तर है। 16 नंबर, शिक्षा का अधिकार राइट टू एजुकेशन अधिनियम भारत की संसद द्वारा किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? देखिए, अभी जैसे यह प्रश्न आया उसमें इस एक्ट का वर्ष पूछ लिया गया। तो जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि जो इन जो अधिनियम है, इन अधिनियमों के साथ जो वर्ष लगा हुआ है उसको भी ध्यान रखना है, ठीक है। और उसी के अंतर्गत यह प्रश्न आपके सामने आ गया। क्या? राइट टू एजुकेशन शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत की संसद द्वारा किस अधिनियमित किया गया था? तो यह है 2009। तो यह एक्ट आता है 2009 में, लेकिन यह लागू होता है, ठीक है, यह लागू होता है 1 अप्रैल 2010 को, ठीक है, 1 अप्रैल 2010 को। तो ये चीज भी ध्यान रखना है। अब जो राइट टू एजुकेशन है, एक चीज ध्यान रखिएगा, जो राइट टू एजुकेशन है वो फंडामेंटल राइट में कब आया, इसको ध्यान में रखते हैं। तो 86वां संशोधन होता है, ठीक है, जो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, जो संवैधानिक संशोधन है 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उसके तहत 2002 में, कब? 2002 में यह फंडामेंटल राइट के तहत, ठीक है, फंडामेंटल राइट के तहत जो आर्टिकल 21 था उसमें एक सब सेक्शन जोड़ा गया, आर्टिकल 21A। क्या? फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 21A जोड़ा गया, ठीक है, 21A जोड़ा गया। कौन सा संवैधानिक संशोधन है? 86। कब का है? 2002 का। तो 2002 में जो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसके तहत फंडामेंटल राइट जो मौलिक अधिकार है उसमें जो आर्टिकल 21 था, जो राइट टू लाइफ है, उसके अंतर्गत एक सब क्लॉज जोड़ा गया, आर्टिकल 21A, ठीक है। और आर्टिकल 21A यह कहता है कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो शिक्षा है वह उनका मौलिक अधिकार है। क्या? वर्ष 6 से लेकर 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनका जो एजुकेशन है, ठीक है, जो शिक्षा प्राप्त करने का जो अधिकार है, क्या है? वह एक मौलिक अधिकार है। अब जो अगर ये मौलिक अधिकार है तो संवैधानिक अधिकार भी हो गया। क्या? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। अब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कैसे है? क्योंकि इसकी बात जो है भारत के संविधान के अनुच्छेद 21A में कही जा रही है। तो राइट टू एजुकेशन से संबंधित इतने फैक्ट्स याद रखने हैं। क्या याद रखना है? राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 का है, लागू कब होता है? 1 अप्रैल 2010 को। अच्छा, जो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वह क्या कहता है? तो जो 86वां संविधान संशोधन है 2002 का, वह यह कहता है कि जो शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है बच्चों का, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनका यह मौलिक अधिकार है। तो मौलिक अधिकार है, तो कैसे मौलिक अधिकार है? इसके लिए आर्टिकल 21 में एक सेक्शन जोड़ा गया, आर्टिकल 21A। तो अब जो बच्चों का मतलब कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार उनका मौलिक अधिकार है, ठीक। और उनके इस अधिकार का अगर उल्लंघन होता है तो इसके लिए राज्य राज्य जो है वो जिम्मेदार होगा, ठीक है, स्टेट रिस्पॉन्सिबल होगा और उसको जो है कानून के समक्ष इसका जवाब देना होगा, ठीक है। आगे चलते हैं।
अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम 1989 के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय स्थापित किया गया है, जिसका उद्देश्य अनुसूचित जातियों के शोषण के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करना तथा उनके सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक और सांस्कृतिक हितों का बढ़ावा देना। यह निकाय कौन सा है? ठीक है, तो यह है अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग। ठीक है, क्या एससी के लिए एक नेशनल कमीशन की बात की गई है। ठीक, और यह बात कैसे की गई है? तो अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम 1989 के तहत। ठीक है, तो देखिए जो अधिनियम है, ठीक है, अनुसूचित जाति के लिए कमीशन की बात करता है, अनुसूचित जनजाति के लिए भी कमीशन की बात करता है। ठीक है, तो जो 65वां संविधान संशोधन होता है, जो 65 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, ठीक, वह आर्टिकल 338 में शेड्यूल कास्ट की बात करता है। ठीक है, और आर्टिकल 338 ए में एसटी शेड्यूल ट्राइब की बात करता है। ठीक है, तो क्या बात करता है? तो जो 65 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, जो 65 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, ठीक है, इसको याद रखें, ये आर्टिकल 338 के तहत शेड्यूल कास्ट के लिए और 338 ए के तहत शेड्यूल ट्राइब के लिए एक राष्ट्रीय आयोग की बात करता है। ठीक है, अब यह जो है 1989 का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कब का है? 1989 का। ठीक है, तो 1989 में जो 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, ठीक है, उसके तहत यह बात कही जाती है। अब इसके बाद 89 तक जो है केवल एक ही कमीशन होता है। क्या? शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब का एक ही कमीशन होता है। ठीक है, लेकिन जो 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, ठीक है, 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003, यह क्या करता है कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, ठीक है, मतलब कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दोनों के लिए अलग अलग राष्ट्रीय आयोग की बात करता है। ठीक है, लेकिन उससे पहले जो 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, वह दोनों के लिए आर्टिकल 338 और आर्टिकल 338 ए के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए एक कमीशन की बात किया था। ठीक है, एक कमीशन राष्ट्रीय स्तर का। लेकिन जो 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 का, वह जो है एससी और एसटी, ठीक है, एससी और एसटी दोनों के लिए अलग अलग राष्ट्रीय आयोग की बात करता है। क्या? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट अलग रहेगा और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब वो अलग रहेगा। मतलब कि जो अनुसूचित जाति के लिए आयोग होगा, राष्ट्रीय आयोग होगा, वो अलग, और राष्ट्रीय आयोग अनुसूचित जनजाति के लिए वो अलग होगा। ठीक है, यह बात की जाती है 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 के तहत। नेक्स्ट, यदि कोई लोक सेवक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करता है, तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 4, क्या धारा 4 के अंतर्गत अधिकतम कितनी अवधि का दंड दिया जा सकता है? ठीक है, तो इसमें जो है बात की जा रही है लोक सेवक, जो पब्लिक सर्वेंट अगर इस तरीके से कानून का उल्लंघन करता है, ठीक है, तो इस एक्ट की जो धारा 4 है उसके लिए अधिकतम, ध्यान दीजिएगा, जो अधिकतम जो है 1 वर्ष या 12 महीने, 12 मंथ, ठीक है, 12 मंथ की सजा होगी। और जो न्यूनतम है, अगर अधिकतम है तो न्यूनतम भी जान लीजिए, जो न्यूनतम है वह 6 मंथ है। नेक्स्ट, किस अधिनियम ने वनवासी अनुसूचित जनजाति FDST, ठीक है, तो यह है फॉरेस्ट ड्वेलर एंड शेड्यूल ट्राइब के वन अधिकारों को मान्यता दी और उन्हें वन भूमि पर अधिकार दिलाया। तो यह है 2006 का एक्ट। ठीक है, यह है 2006 का एक्ट, 2006 का एक्ट है वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006। उसके तहत जो फॉरेस्ट में, मतलब कि जो जंगलों में रहने वाले लोग हैं, ठीक,
और जो शेड्यूल्ड ट्राइब है, जो अनुसूचित जनजाति हैं, उनको भूमि का अधिकार या जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट हैं, जो जंगलों के उत्पाद हैं, जैसे कि हनी हो गया, लाख हो गया, उस पे जो अधिकार की बात करता है वह यह एक्ट है। क्या? वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किन प्रावधानों को वर्ष 2015 के एक संशोधन द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की अपराधों की तालिका में जोड़ा गया? ठीक है, आर्थिक अथवा सामाजिक बहिष्कार करना या उसकी धमकी देना, ठीक है, इसको भी जोड़ा गया है। मैला उठाना अथवा पशु या मानव शव उठाने के लिए बाध्य करना, ये भी रखा गया है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को जाति के नाम से सार्वजनिक तौर पर गाली देना, ये भी बात कही गई है। किसी सम्मानित एवं दिवंगत अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति व्यक्ति का अपमान करना अथवा उनके विरुद्ध द्वेष भाव रखना, ठीक है, द्वेष भाव रखना या फैलाना, ये भी क्या है, इस बात को भी रखा गया है। इसमें जो चारों पॉइंट है 1, 2, 3 एंड 4, चारों के चारों पॉइंट आपको मिलेंगे किसमें? अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की अपराध की तालिका में। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही उत्तर क्या होगा? 1, 2, 3 और 4। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही उत्तर है। सभी के सभी स्टेटमेंट सही है। इसी के साथ यह जो वीडियो होता है वह कंप्लीट होता है। यह वीडियो आपको कैसा लगा? जैसा भी लगा हो आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें।